हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की, एंशियंट इंडिया की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाषाण काल। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिले हमें मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ में हमें सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये मध्य पाषाण काल से मिले हैं। चौपानी मांडू, काकोरिया, महदहा और सराय नहार राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से? महदहा और सराय नहार राय से। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए कहाँ से? महदहा से। एक ही कब्र एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले कहाँ? दमदमा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? लहुरा देव से। पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह पाषाण युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? इसको ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के यहाँ पर हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव, तत्पश्चात मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने? H.D. सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुदिहाल, संगल कल्लू और कोल डेहवा तथा ब्रह्मगिरी में से वह नवपाषाणिक स्थल से संबंधित वह संगन कल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती में वह स्थल जो ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वो भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन मध्य प्रदेश में है। गौरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थान जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है तो वो बुर्जहोम में पाया गया है। कहाँ? बुर्जहोम में। बुर्जहोम बुर्जहोम, कोल ढेवा, ब्रह्मगिरी एवं संगन कल्लू में से गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वह लेख हियास मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय। अब ये तो सबको पता है, संस्कृति मंत्रालय इसका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? बृहद्भाण्ड। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृतियां वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखिक लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा संयंत्रों के ज्ञान का अभाव था। इनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातत्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उन्नति के संदर्भ में सही सुमेर है। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर वीडर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कहां से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग होता था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य, ठीक है, प्री आर्यन सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो गाय का कहीं भी कोई रिप्रेजेंटेशन आर्यंस में नहीं दिखा गया। प्राचीन स्थल और पुरातत्विक खोज कहाँ से क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत हमें मिला। धौलावीरा से हमें मिला हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से हमें मिला पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। स्थल और वो किस नदी के पास है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो हड़प्पा रावी नदी के पास है। हस्तिनापुर गंगा नदी के पास है। नरजुनकोंडा ये कृष्णा नदी के पास है। पैठन गोदावरी के पास है। कालीबंगा घग्गर नदी के पास है। लोथल भोगवा नदी के पास है और रोपड़ सतलज के पास है। सुमेलित, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। बनावली हरियाणा। दमियाबाद ये महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में। राखीगढ़ी ये हरियाणा में। ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने करी। ठीक है, 1923 खुदाई करवाई, 1923-24 तथा 24-25 में। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौसाम्बी N.G. माजुमदार, लोथल S.R. राव, सुरकोटदा J.P. जोशी, धौलावीरा J.P. जोशी। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है क्या? मोहनजोदाड़ो, चांदुदाड़ो, जोडेरेजोदाड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद, ये सब हमारे हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। चंद होदाड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? J.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में, तो हड़प्पा पाकिस्तान में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है, कहाँ? पंजाब में। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। डॉकयार्ड मिला था यहाँ पर। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है कहाँ? भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तर नगर था कौन? लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो की खोज की, तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की इन्होंने। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है क्या? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, और अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं उनके उद्योगों के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो है एम कनिंघम। ठीक है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, ए एम वत्स और बी एस स्मिथ में से जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो वी एस स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया है वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। ठीक है, लोहा हमें कभी नहीं मिला हड़प्पा की खुदाई में। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो तथा बनाबनी में से वह स्थल जो खग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वह है बनावली। सही कथन है क्या? मोहनजोदाड़ो, हप्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में है वह है गुजरात। एक हड़प्पन नगर जो 3 भागों में विभक्त था, तो वो धौलावीरा था। ठीक है, ज्यादातर सब 2 हैं, लेकिन ये धौलावीरा एक है जो 3 भाग में विभक्त था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे? धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से सब संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिला है, तो लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से। हड़प्पन स्थल सैनाली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ क्या? मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो ये भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है क्या? यह पूर्णतया लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यदि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटों में भी हमने कपास के कपड़े बनाए। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है क्या? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी कहाँ? मोहनजोदाड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं है, तो अब घोड़ा, गाय और ऊंट, इनका जो मोहर है उनमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वह शेर। ठीक है। मृग पट्टिका पर उनकी सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहां से? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी, मिस्र की सभ्यता। ठीक है। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है क्या? एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो सुमेरिया, जिन्होंने लेखन कला की उचित प्रणाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता में सुमेरिया ने प्राप्त की थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक काल। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति।
सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है किनका? 3 वेदों का। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। ठीक है, इनको बोला जाता है त्रयी। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वह है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, और सामवेद में मिलता है संगीत। ठीक है, ऋग्वेद में है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में है स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद में है संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10,552। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। वेद और ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है, सामदेव में पंचविश ब्राह्मण है, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वो 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह है सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो वह है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, फिलॉसफी। ऋग्वेद परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वह उपनिषद में है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त हुआ है, वह है कठोपनिषद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है क्या? पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, वह है कुंभा और क्रम। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुभा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। पारुसनी, रावी। सदानीरा, गंडक। और सतुद्री, ये है सतलज। ऋतु भारत की वैदिक सप्ताह के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में सही कथन है क्या? ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्गत अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं में उनका उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। ठीक है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो लोपामुद्रा ने की है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग होता था सिक्के के लिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था क्या? गले का। 14वीं सदी में के पूर्व का भोज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम लिखे प्राप्त होता है। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वह है भोजक कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगा तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है कि हम लोग आर्कटिक सर्कल से आए, लेकिन
बहुत सारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको नेग्लेक्ट करा है, इग्नोर मारा है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में से उल्लेखित राजा विधिक माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन? ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है? हमें ऋग्वेद में मिला है। गौत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा गया है। सिंधु, सरस्वती, वित्सता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया, तो सरस्वती को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। कौन? यदु, द्रोहयु, पुरु, अनु एवं तुवर्स्तु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद से प्रयुक्त किया गया वह है जौ। जौ के लिए यव शब्द प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है अथर्ववेद में। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान उल्लेखित सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकव्यवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व काल जुड़ा है किससे? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महाभारत को किस रूप से जाना जाता था? जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं की प्रस्तुत किया था वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते नारा लिया गया मुंडक उपनिषद से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोगय उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया, अभी पीसीएस में आया था 2018-19 के आसपास, गाय को। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो कोश इसके वर्ग का नहीं है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं, अब ये तो सबको पता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है उपाध्याय। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में आए हैं वो हमने देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तब हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की जीवन की वह घटना जिसे महानिभि निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग, जब उन्होंने घर छोड़ा था। गौतम बुद्ध की मां संबंधी थी किसके? कोयली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख
निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरा पूर्वा स्तंभ अभिलेख तथा रुमुद्देई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुमिन देई स्तंभ अभिलेख में यहाँ से हमें क्लियर होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से यह सूचना मिलती कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये मौर्य शासक अशोक, इनके जो अभिलेख है उससे हमें सूचना मिलती कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कोसल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है क्या? तुष्टा रूपी अग्नि का समान। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसी वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक रूप से प्रकट हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है क्या? प्रथम राजगृह में हुई थी, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और लास्ट कुंडल वन में हुई थी। प्रथम बौद्धिक समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था काला अशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उससे संबंधित स्थल। घटना, जन्म। स्थल, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और महापरिनिर्वाण मतलब निधन कहाँ हुआ? वो है कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था वह प्रथम उपदेश। अर्थ, चिन्ह। जन्म का चिन्ह क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन को किस चिन्ह से दर्शाया गया है? धर्म चक्र के। महाबोधि, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष। ग्रह त्याग को घोड़े से। ठीक है। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है क्या? उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के पर स्थित था तो वह है बोध गया। बोध गया किस नदी के पास है? निरंजना नदी के पास है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवव्रत। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी उन्होंने नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है क्या? वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में।
त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं विनय पिटका। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध की नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं तो वह सुत्त पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है वह अभिधम्म पिटक। अशोकाराम विहार स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है कहाँ? राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो सांची में कुछ भी नहीं है ऐसा। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एशिया के ज्योतिपुंज के मतलब लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं इनको, गौतम बुद्ध को बोलते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की बुक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी बुद्ध की। ठीक है, मूर्ति पूजा बुद्ध से स्टार्ट हुई थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धम्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनवाई गई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है क्या? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। मल्ल गणराज की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा में है बौद्ध अधिगम की महापीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अविलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह पद्म पाणि। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक वैश्विक शैल चैत्यग्रह स्थित है कहाँ? कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण क्या था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है क्या? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है क्या? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी। उसने कुक्षेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे क्या? धर्म की सादगी,
दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारकों से शुरू हुआ था वह है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? चैत्य क्या है? पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावी थी वह है वज्रयान। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुक्ता संबंधित हैं वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर, लास्ट थे ये। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका नाम है रिजु पल्लिका नदी के तट पर। चंद्रप्रभु नाथ मुनि नेमी तथा संभव में से वह जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभासागिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन छठवें तीर्थंकर पद्मप्रभ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म के अंग है वह है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। साम्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकतावाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है अर्ध मागधी में। चंपा, पावा, संवेद शिखर तथा ऊर्ज यंत्र में वह स्थल जो पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन छिद्र माना जाता है, यह है संवेद शिखर। थेरी गाथा, अचारांग सूत्र, सूत्र कृतान, बृहत्तम कल्प सूत्र में से जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है तो वह है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाग के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? कोकिल राजवंश की थी। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटना क्या है? पद्मबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संबंधित है जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मख्य खेली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियत की अटलता पे विश्वास रखता था। आजीवक 12 बार की गुफाओं का
उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था अजीबकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है वह कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा मठ बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे चंदेल राजाओं के द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। रेवण मेल गोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली का पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। आज का जो टॉपिक है हमारा शैव एवं भागवत धर्म। ठीक है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहले हमारा कृत, जिसको सतयुग बोला जाता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, आजीवक, मत, मयूर, मैं मत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो मत मयूर ये शैव संप्रदाय था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है क्या? देव और उसकी शक्ति का योग। नय नार थे शैव धर्मानुयायी। पोए गई तिरु ज्ञान पुडम और तिरुमंगलई में से वह जो अलवार संत नहीं है वह है तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था किसने? गुप्त वंश के राज्यों ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण के। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है कहाँ? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भगवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है 9। भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया वह है वाराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेद लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता पे आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित है उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो है नैमिषारण्य। ठीक है, रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट होती है वह है किष्किंधा कांड। ठीक है, पुरी में राम और हनुमान की पहली भेंट किसमें हुई थी? किष्किंधा कांड में। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। धर्म और पवित्र स्थान। जैन धर्म का पवित्र स्थान है पावापुरी। हिंदू धर्म का वाराणसी। इस्लाम धर्म का मदीना। ईसाई धर्म का वेटिकन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा उस वक्त क्या थी कि भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके थे? चांदी के बने हुए थे। राजा और राज्य। प्रद्योत ये अवंती के राजा थे। उदयन ये वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे। अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। राज और राजधानी। अंग की राजधानी चंपा। कौशल की राजधानी साकेत श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक है, खारवेल के हंथी गुफा अभिलेख को प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में।
उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। मानचित्र में ए बी सी डी द्वारा अंकित किया। आप ये देखिए, जो ये ए है, ये है हमारा मत्स्यराज, यहाँ था। बी, जो ये लोकेशन है, ये यहाँ अवंती था। सी, ये है हमारा वत्स। और डी, रीजन, ये था अंग। तो ये हमारे मैप का क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में प्रचलन चयन किया था उदयन उदयन द्वारा। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था छठी ईसा पूर्व में। गंधार, कंबोज, काशी और मगध में से वह जो ईसा की पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवियों के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती हुए है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिष्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन की। मथुरा राजधानी किसकी थी? सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी छेदी उनकी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? असक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसके राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो ये अजातशत्रु के बारे में बताया गया है। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यंक। ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासन काल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कार्यक्रम कैसा है? पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग। मगध का सम्राट जो अपरूप परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद। ठीक है। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था क्या? विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर है वह है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। कौशल राज्य की राजधानी थी साकेत और वत्स राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक जो है यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन था नंद का। ठीक है। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था धनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष। अभियान भारत में 26 माह से पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। राजा और वंश। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी वंश के राजा था। रुद्रादमन, शक, गोंडा फर्नीस, पहलव और वेमकडफिसस ये कुषाण राजा था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्स्य। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। मतलब ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो वह है पुरु पोरस। ठीक है। निर्याकर्स, अनेसिस्टस, डाईमेकस और अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। डाईमेकस ये मतलब सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की, और आज का जो टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लेते हैं क्या कैसे पूछा गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है कौन? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त का कृत मुद्रा राक्षस। स्कॉन्डो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्टैबो तथा मेगस्थनीज में से वह जिसने सैंडो कोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेखन किया है तो जस्टिन ने किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है कितने? राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। ठीक है, ये हमारे सात सप्तांग है। ठीक है, सप्तांग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डाइमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो है चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध में अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया था, किसने हराया था उसको? चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है, अब ये डायग्राम दिया है, ये किसका है? ये अशोक से। ठीक है, उसके शासनकाल के अंतिम समय में इतना एरिया था अशोक का, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी किसने? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका के नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिया की उपाधि। अशोक के शासन में काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक और दशरथ। रज्जुक क्या थे? रज्जुक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य शासन में अधिकारी, इनको बोला जाता है रज्जुक। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। ठीक है, सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो ये अग्रहारिक नहीं थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। स्थान, स्मारक और भग्नावशेष। कौशाम्बी में है घोषिताराम मठ, कुशीनगर में है राणाभर स्तूप, सारनाथ में है धमेख स्तूप और श्रावस्ती में है सहेत महेत। ठीक है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? पहले लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, फिर बौद्ध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ठीक है। कालसी, गिरनार, साहबगढ़ी और मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में लिखा है तो शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में।
अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहां पाक अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी। दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यता जिस नाम से उल्लेख हुआ है तो प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों में बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट सूंडाकार है। ठीक है। मस्की गुर्जरा नेट्टर एवं उडेगोलन अभिलेखों में नाम मिलता है किसका? अशोक का। अशोक का रोमिंदेई स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है तो भाब्रू स्तंभ है केवल जहां पर अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिलती है कहाँ? कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख रॉक एडिक्ट में मिलता है वो शिलालेख 13। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार आ चुका है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है अभिलेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसके संबंधित है। दूसरा और 13वां शिलालेख ये संगम राज्य के बारे में बताता है। चोल, पांडव, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है तो सातवाहन का उल्लेख अशोक के स्तंभों में नहीं है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। 5वां स्तंभ अभिलेख टालमेसी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, ये मिस्र का राजा था। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे तो मौर्य थे वो। भारतीय प्राचीन अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न देश में संकट काल में उपयुक्त हुए सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है। सो है 11 ताम्रपत्र। ठीक है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। जो टैक्स नहीं देता था उसको सीधा मृत्युदंड मिलता था। यदि ऐसा आप करने लगे तब क्या होगा? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र, मुद्राक्षर मेगास्थनीज की इंडिया और वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में स्लेवरी दास्तां नहीं थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। बाल, भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत। ठीक है। मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। सीता का मतलब होता है अभी अगले क्वेश्चन यही है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मध्य परिषद में राजस्व इकट्ठा करने के संबंधित समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था उसको बोला जाता था पौतवाध्यक्ष। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। यदि ये इतना खतरनाक टैक्स लगा उन पे जुर्माना लगा रहता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रशिक्षित केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायिक अस्तित्व में थे धर्मस्थायी एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय था मागध एवं पूर्व वर्गों का। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परिष्कृत पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी तो अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में थे। पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबिट है मनुस्मृति में।
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात क्षत्रियों का, फैलन क्षत्रिय। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? पहले मेगास्थनीज आया, फिर फाहियान, वेइनसांग और इत्सिंग। व्यक्ति अन्य नाम। चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या है? चंडोकोट्टस। बिंदुसार का अन्य नाम है अमित घात। अशोक का नाम है प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्देव की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूमि की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरिनार क्षेत्र में सुदर्शन झील, ये पूछा जाता है, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। गिरिनार में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक, फिर रुद्रदमन ने और फिर स्कंदगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, उसकी मरम्मत कराई थी अशोक ने, रुद्रदमन ने और स्कंदगुप्त ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदमन प्रथम। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख से। रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या के तांबे के सिक्कों का जारी किया था किसने? कुषाणों ने। तांबे के सिक्के। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए किसने? कुषाणों ने। विम कल्फिसेस कनिष्क नहपाण बुद्धगुप्त में से जिसको सिक्कों का बुद्ध पर अंकलन हुआ है वह है कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पे बुद्ध का अंकन हुआ है। वह शासन जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया है, तो विम कड़फिसेस ये पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए हैं। यौधेय सिक्कों का अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। विक्रम एवं सत संवतों के बीच में अंतर कितना? 135 वर्ष का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, नागार्जुन पतंजलि में से वह है जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं, तो पतंजलि कनिष्क के दरबार से रिलेटेड नहीं। कनिष्क के रव तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था किसने? कर्ण वर्ष ने। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन? सातवाहन। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पांचाऊ। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो मौर्य और कुषाण वंश की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गांधार शैली की फली फूली कुषाणों के समय। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय फली फूली। राजवंश और सिक्कों की धातुएं। कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र में सिक्के निकाले। गुप्त में स्वर्ण और रजत में। सातवाहन ने सीसा और पोटीन नामक धातुओं के सिक्के निकाले। कली चूरी ने निकाले स्वर्ण, रजत और ताम्र। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गांधार। ठीक है, गांधार किसकी? भारतीय और यूनानी जो आर्ट है, कला शैली है, उसका मिश्रण। ठीक है, वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्वहरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, वह है गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है क्या? पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, फिर हुण आए। पहला ईरानी शासक
जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था उसको बोलते हैं डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन का। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराणों में। सातवाहनों की राजधानी स्थित थी कहाँ? अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण हुआ है किसके लिए? गौतमी पूर्ण सत करने के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलिकेशिन द्वितीय खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षण था वह है खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? चेदी वंश व महामेघ वाहन से। पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। सुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे किससे? उज्जैन से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, वह है बालपुत्र देव। ठीक है, सॉरी, इस वीडियो में इतना ही। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे गुप्त काल की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की, और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। तो गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। ठीक है, 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासन जिसने परम भागवत की उपाधि ली थी तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्त प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख की जानकारी देता है कौन? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया तो वह है भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों में से है जो है वह है हुण साम्राज्य, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था उसका नाम है ताम्रलिप्ति। ठीक है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानक और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। धर्मंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध किसका नहीं है? तो भास्कराचार्य का आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये खगोलविद थे। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रकृति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। पंचमी शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में फलित ज्योतिष के संबंध था छपड़क का। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय।
गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था? रूपक। ठीक है, सोने के सिक्के बोले जाते थे दीनार, और रजत जो मुद्राएं थी उनको बोला जाता था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं वह है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाट्यों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या? प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे? एरण से। ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त एक के द्वारा। सम्राट विरुद्ध अशोक प्रियमदस्सी, समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था गुप्त वंश में। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता था वह है गुप्त। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान कर था उपज का छठा भाग, जो टैक्स है वो 1/6 था। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम, विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यत उपकरणों होते। वारंगल आज भी यही है। तोड़ नाम था हुड़ जाति दल का। हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था वाली दित्य एवं यशोधर्मन ने। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभि संधियों के बारे में। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने दैवी अधिकारों का दावा किया था? तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रित था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। शतरंज का खेल उद्भव ओरिजिनेट हुआ कहां से? भारत से। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मत्स्य कटिकम का विषय है एक धनी व्यापारी और एक गणितका की पुत्री की प्रेम कथा। प्राचीन शाक्त दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन? पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब अष्टांग योग के अंग हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदान स्कूल के संस्थापक थे युधियन या उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुरम गामन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाकों की। ठीक है, ये मतलब इनका ऐसी यही फिलॉसफी इसी टाइप की कि चिल मार वाली। वैष्णिक दर्शन के प्रवर्तक थे कदान। ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। मीमांसा के प्रणेता हैं जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। तो मीमांसा का मानना है कि वेद शाश्वत सत्य है। मीमांसा और वेदांग, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग में से वह जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो यह है लोकायत और कालापिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के संबंध नहीं है। किसका नहीं है? अभिनवगुप्त का।
ब्रिकम संवत्तर ये 57-58 ईस्वी पूर्व से है। शक संवत्तर 78 ईस्वी से है। गुप्त संवत्तर 319 ईस्वी से है और कली संवत्तर 3102 ईस्वी पूर्व से है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। यह तुल्य होगा किसके? तो शक संवत जोड़ दो भाई, 634 हो जाएगा इसमें। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखिर शासनों की राजधानी थी कन्नौज। हरिशेठ, कल्हड़ और कालिदास में से वह है जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, तो वह कल्हड़। हर्ष चरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करी थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। कहाँ? एक कन्नौज तथा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था, तो ये कहाँ है? प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। वह कभी बाण निवासी था। कहाँ? पृथ्वीकुटा, जो कि सोन नदी के किनारे है बिहार राज्य में। हेम सांग आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले किस चीनी यात्री ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है कि प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध की जांच कैसे की जाती थी। जहां तक अपराध के लिए दंड प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के लिए निर्णायक साधन थे। ये ह्वेन ने ये सब विवरण दिया था। ठीक है। ह्वेन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन था? मथुरा नगर सबसे प्रसिद्ध था। कौसे शब्द का प्रयोग किया था रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेन ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेन को याद करने का मुख्य कारण था सीयू की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी तो ह्वेन ने की थी। चीन यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी से 693-94 ईस्वी तक के बीच में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिनतू नाम से। ठीक है। चीनी लेखक भारत को क्या बोलते हैं? यिनतू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युद्ध में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। ठीक है। कन्नौज व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषताएं थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं कृषक आश्रित कृषक पर वर्ग अस्तित्व में आया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सीमांतीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है क्या? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर अधिकार, प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान समकालीन था। किसका? चीनी तीर्थ यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थ यात्री ह्वेन हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व क्या? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने वैद्य और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है कहाँ? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। कवि और शासक, किसके शासक में कौन से कवि थे? रवि कीर्ति, ये थे पुलकेशिन द्वितीय के समय। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के समय थे। दंडी ये नरसिंह वर्मन के समय में थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास
कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, हरिसेन ये थे समुद्रगुप्त के समय में, और बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के समय। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे भारतीय प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? शिव को। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो वो दशावतार खजुराहो में नहीं है। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो मांडू का महल। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर दक्षिण शैली में बना हुआ है, तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसका शिखर द्रविड़ शैली का बना हुआ है। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कान्हेरी में। कहा? कान्हेरी में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर का। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पलिताड़ा मंदिर स्थित भावनगर में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म एवं बौद्ध धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध चित्र शैल को काटकर बनाए गए मंदिर को श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा, एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है कौन? एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है कहाँ? बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है किससे? हिंदू, बौद्ध और जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा का। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासन कृष्णा वन ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित थी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गुप्त मंदिर और स्थान। ईंट निर्मित मंदिर ये भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है। शिव मंदिर ये भूभरा में है, और विष्णु मंदिर ये है एरण में। ठीक है। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाओं और पंचतत्व कथाओं में से संबंधित है, जातक कथाओं से। ठीक है, अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से जो तथ्य समान हुआ है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। स्थान और राज एवं संघ राज क्षेत्र। हम्पी कर्नाटक में है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, और अरिकामेडु ये पुडुचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोड़गंग ने। काला पगोड़ा, काला ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ओडिशा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है ओडिशा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित आंकोर वाट मंदिर स्थित है कहाँ? कंबोडिया में। ठीक है, ये तो बड़ा फेमस है। आंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। बोरव दूर स्तूप स्थित है कहाँ? जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य किसका है? प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से।
चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था किसने? पल्लव ने। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने? नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम का सप्तरथ रथ मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। स्थान और स्मारक। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवण बेल गोला ये क्या है? मूर्ति है। खजुराहो क्या है? खजुराहो एक मंदिर है। सांची क्या है? सांची एक स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल और राजवंश स्थान। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल ततीय मंदिर ये तमिलनाडु में है। हम्पी हम्पी है कर्नाटक में। और मानस मानस कहाँ है? असम में। ठीक है। एलोरा की गुफाएं ये राजपूत ने बनवाई है। मीनाक्षी मंदिर पांडवों ने बनवाया है। खजुराहो मंदिर चंदेलों ने बनवाया है। और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लवों ने बनवाए हैं। स्तूप सांची में है। ठीक है। चित्रकारी बाग अजंता। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर बड़ा फेमस है, देवगढ़ में है ये। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल हमारा जयपुर में है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा ये कर्नाटक में है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था कहाँ? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहां 108 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए स्थित है, ये दतिया मध्य प्रदेश में के सन्निकट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कहाँ? हम्पी में। नागर, द्रविड़ और वेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है क्या? मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है कहाँ? सीतापुर में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थान। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए, ये अजंता में है। ठीक है। उस स्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के को गहरे विधुच्छ सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, ये है उदयगिरी गुफा में। विशाल गोला स्वरूप पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतार ये मामल्लपुरम में है। भारत की कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसको सबसे पहले निर्माण कराया गया था। तो एक क्रोनोलॉजी पूछ रहा, तो धौली स्थित शैलकृत हाथी ये मौर्य काल में बनाया गया था, ये सबसे पहले बनाया था जितने दिए गए हैं उनमें। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण भारत। ठीक है। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी किसने? विजयालय द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, यह बृहदीश्वर मंदिर में। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह है राजा प्रथम। चोलों का राज फैला था कहां से कहां तक? कोरोमंडल तक, दक्कन के कुछ भागों तक। चोलों ने पांडव तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी क्या है? तंजौर थी। ठीक है। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता।
वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल का। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में से है वह उत्तर मेरूर। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवरियम। टोटवरियम चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्रायः चतुर्भुज थी। ठीक है। दक्षिण की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करते शिक्षक के रूप में, सॉरी, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती किसके रूप में? शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे कुलोतुंग वन के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये चोल थे। चोल शासकों में जितने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने का कर दिया था वह है राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने करी? राजेंद्र प्रथम ने करी थी। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, तो वह राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, वह है राजराजा प्रथम। चोल राजाओं में से वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, वह है राजेंद्र वन। वह चोल राजा जिसने वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, ये है कोलोतुंग तुतुंग। एरीपत्ती, इसका विवरण क्या है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया गया था। एरीपत्ती। तनियूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में शब्द और विवरण। एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, ये क्या है? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग से कुर्रम गठित किया जाता है। घटिका, घटिका क्या है? प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को घटिका बोला जाता था। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था, ये तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। ठीक है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक है किसका? काली मिर्च का। काली मिर्च को बोलते थे यवन प्रिय। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। तोल्काप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? इलंगो अडिगम। ठीक है। ग्रंथ और विषय तो तिरुकुरल ये है दर्शन, तोल्काप्पियम ये है व्याकरण, अभी देखा हमने। शिल्पादिकारम ये क्या है? प्रेम कथा है। और मणि मैकले ये है वाणिक कथा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्रदान होती है अरिकामेडु पुरातत्व की खुदाइयों से। अरिकामेडु पुरातत्व की खुदाइयों से। अरिकामेडु ताम्रलिपि, कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोर्डुके के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से।
एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदम्ब, चेर, चोल तथा पांडव राजवंशों में वह जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम का नहीं हुआ है। कविता, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है क्या तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है वह है कुरल। तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक कौन है, कम्बन। ठीक है, कम्बन ने तमिल रामायण लिखी है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सित्तर थे। तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। राजवंश और राजधानी, पल्लव की राजधानी थी कांची, पांडवों की राजधानी थी मदुरई, यादवों की राजधानी थी देवगिरी और काकतीय की राजधानी थी वारंगल। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्ट दिग्गज तथा मणिग्रामम में वह जो प्राचीन भारतों में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्रामम ये प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तालुक्कम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। संगम युग में उदययुर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांडव राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी, वेंगी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, नौरा, तोंडी, मुसिरी एवं नेलसेंडा। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए, कौन को एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ। तीनों मेरे ख्याल से मदुरई में हुए। प्रथम तथा तृतीय संगम हुआ मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन कब सा हुआ, मदुरई में और कपाटपुरम। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरई। ठीक है। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है, उन्हें आर्य बनाया, तो अगस्त्य ने। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, तो यह मतवालेन। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वा पूर्व में भेजा था, तो पांड्य है। ठीक है। मंदिर और स्थान, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मदुरई में, बहुत फेमस है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, ये तिरुमाला में है। महाकाल तो उज्जैन में है। और बेलूर मठ कहाँ है, ये हावड़ा में। ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, विशाखदत्त है। ठीक है। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये सब गुप्त काल में लिखी गई थी। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। ठीक है। इसके रचनाकार थे दंडिन। कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। मल्लिका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम तथा जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है वह है जानकी हरणम। लेखक पुस्तक वात्स्यायन ये लिखी है, वात्स्यायन ने लिखी है कामसूत्रा, चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। ठीक है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है कल्हड़ की राजतरंगिणी। लेखक रचनाएं भरवी, किरात जुर्नियम, राजशेखर ये है कपूर मंजरी, कालिदास ये रघुवंशम, भास ये स्वर्णवास व दत्तम, बाणभट्ट कादंबरी। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम,
शिशुपाल वधम, ये सब महाभारत से निकाले गए हैं। ठीक है। चरक संहिता किसने लिखी है? ये तो सुश्रुत ने लिखी है, लेकिन ये चिकित्सा से रिलेटेड है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पे? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद मिनांडर को एक बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासन, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जयसिंह। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुछ कितने तरंग हैं? 8। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोनरास व श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये में से वह जो विश्व कोशी ग्रंथ है वह है बृहत संहिता। सुमेलित है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखी है। बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष की है। हर्षचरित ये वाणभट्ट की बुक है। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ, बराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी है। विशाख दत्त ने देवीचंद्र गुप्तम लिखी है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है। विल्हड़ ने विक्रमांक देवचरितम लिखी है। कपूर मंजरी राजशेखर, मुद्रा राक्षस विखात ने लिखी है। सौंदरानंद इन्होंने अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग ये हुई ली ने लिखी है। द नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी ने लिखी है। हिस्टोरियल फिलिपिकस ये प्राइट्स ट्रोगस ने लिखी है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी है। शाकुंतलम, अब शाकुंतलम तो सबको पता है, ये लिखी कालिदास जी ने। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और विक्रयो मोर्सवीयम में कालिदास की साहित्य कृति नहीं है। कौन सी? मृच्छकटिकम, ये कालिदास जी की कृति नहीं है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। ठीक है। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक की पुत्र की प्रेम कहानी है वह है मालविका अग्निमित्रम। स्वप्नवास वासव दत्ता के लेखक हैं भास। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव है। ठीक है। गीत गोविंद किसने लिखी? रचयिता है जयदेव। अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। लक्ष्मण सेन की सभा में ये बैठते थे। रचनाएं और विषय, अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है। दस रूपक ये नाट्य कला से रिलेटेड है। लीलावती ये गणित से रिलेटेड है। महाभास ये व्याकरण से रिलेटेड है। और सर्ववर्मा ये कांतक से रिलेटेड है। विज्ञानेश्वर ये मिताक्षरा से रिलेटेड है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया? तो ये गीता का स्टेटमेंट है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, ये महाभारत में बोला गया है। ठीक है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसको 14 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो वह है पंचतंत्र। ठीक है। पंचतंत्र मुख्य रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी वो है आर्यभट्ट। पृथ्वी को की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय में सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र बर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना गया है मनु को। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीनतम जो यंत्र है वो है वीणा। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। और आज का जो हमारा टॉपिक है और इस बुक का अंतिम टॉपिक है वो है एंशिएंट इंडिया का, वो है पूर्व मध्यकाल। तो देख लेते क्या क्या पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार में बनवाया था वह है सारनाथ। हमीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है सूर्यवंशी। आला उदल संबंधित है महोबा से।
पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय, देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई, ये तो सबको पता है। और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। ठीक है। रचनाकार, रचना सारंगधर, ये है हमीर रासो के द्वारा। चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। जगनिक ने लिखी है परमाल रासो। नरपति नल्ह ने लिखी है बीसल देव रासो। और राजपूत वंशों में वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की है, वह है तोमर वंश। जेजा का भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। कुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया। हुआ है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था कहाँ? बिहार में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। अपने पिता के अभिमानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकित करते थे कुमार पाल की सभा को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया जाता है लक्ष्मण सेन के द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधेयवेत्ता हैं विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जी मूतवाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित है महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल में से वह जो त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो चोल इसके संघर्ष में नहीं शामिल थे। महोदया पुराना नाम है किसका? कन्नौज का। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का। नगर महोदय श्री नाम से जाना जाता था कौन? कन्नौज। वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद की पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो जयसिंह सिद्धराज। राजा भोज ने शासन किया धार पर। ठीक है। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी का नाम है भगवती सरस्वती। गौड़ वहों के रचयिता थे वाक्यपति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अगरघट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। ठीक, इस तरह से पूरा इंसिडेंट हमारा कवर हो गया है। थैंक यू यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के। तब तक के लिए टेक केयर।